हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के प्रमुख विद्रोह 1857 की क्रांति, जिसे हम प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से भी जानते हैं। इसे अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली जंग के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजा दी थी और कमोवेश पूरे देश की जनता ने इस संग्राम में भाग लिया था। तो देखते हैं 1857 की क्रांति। भारत के इतिहास में 1857 का विद्रोह एक युगांतकारी घटना थी। 1857 का विद्रोह एक ऐसी चुनौती थी जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। 1857 की क्रांति भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआती अभिव्यक्ति थी, जो आगे चलकर पूर्णतः भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में परिणित हो गई। इसकी शुरुआत ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों ने मेरठ में 10 मई 1857 को की। इस विद्रोह ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने तथा राष्ट्रीय भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके काफ़ी सारे कारण हैं, कई प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो देखते हैं इसके कारणों के बारे में। तो राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यक्तिगत नीति तथा वेलेजली की सहायक संधि ने विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो पहले देखते हैं डलहौजी की व्यक्तिगत नीति क्या थी ये, और वेलेजली की सहायक संधि, दोनों को देखते हैं। तो ये डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत। कंपनी के लिए व्यक्तिगत से अभिप्राय था कि पैतृक वारिश न होने की स्थिति में कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला सकती थी। मतलब कोई राजा है, अगर उसकी डेथ हो गई है, किसी युद्ध में मारा गया या कहीं भी उसकी डेथ हो गई है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस स्थिति में वो उसके क्षेत्र, जो उसका साम्राज्य था, उसे अपने अधीन कर सकता था। और डलहौजी के साम्राज्य विस्तार के लिए इसे एक नया हथियार बनाया। उसने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी तथा संतानहीन शासकों को राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाने का प्रयत्न किया। ये डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत था। तो डलहौजी की इस हड़प नीति से हमारी जो भारतीय जनता थी उसमें काफ़ी असंतोष फैला हुआ था। उसकी हड़प नीति से विभिन्न शासक असंतुष्ट हुए, और जब अवध को कुशासन के आरोप में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया तो वहाँ तीव्र संतोष पैदा हुआ। वस्तुतः अवध की स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो गई और वहाँ पूरी तरह ब्रिटिश न्यायिक प्रशासनिक नीतियाँ पूर्णतः लागू हो गई। इससे अवध के लोगों में असंतोष बढ़ा। दरअसल कंपनी की सेवा में बड़ी संख्या में अवध के ही सिपाही थे, और इस विलय से सिपाहियों के परिवार का कष्ट बढ़ा। सिपाही भी किसान का बेटा था और कृषक असंतोष की परछाई उस पर भी पड़ती थी। अतः जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो इसे वर्दीधारी किसानियों के विद्रोह के रूप में भी देखा गया। अब वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली। तो वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसका ये था कि उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को नष्ट करना था। तो इसके जो वेलेजली की जो साम्राज्यवादी योजना थी वो सहायक संधि के रूप में सामने आई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नदेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की। परंतु सहायक संधि की व्यापकता वेलेजली के काल में उस समय देखने को मिली जब उसने इसे अंग्रेजी राज्य के विस्तार का साधन बनाया। तो ये थी डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत और वेलेजली की सहायक। अन्य कारणों में जैसे कंपनी से, मतलब ये कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था और यथास्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का शोषण हो रहा था। कंपनी भारी टैक्स एवं राजस्व संग्रहण से किसानों और कंपनी के ये जो राजस्व जो भारी टैक्स ले रहे थे, इससे किसान और जमींदार वर्गों में काफ़ी संतोष फैला हुआ था। काफ़ी असंतोष फैला हुआ था। तो और ब्रिटिश हुकूमत के शोषण और ज़्यादतियों से पूरी जनता परेशान थी। यही वजह थी कि पूरे देश की जनता इस विद्रोह में शामिल हो गई थी। अगले 1 साल तक इस देश में ब्रिटिश हुकूमत एक तरह से गायब हो गई थी। और जो अगला कारण था वो था पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश। तो भारत में तेजी से पसारती जो पश्चिमी सभ्यता थी उसको लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था, और भारतीय सैनिकों के साथ जो भेदभाव होता था
वो इस तरह था कि भारतीय सैनिकों के वेतन भत्ते एवं पदोन्नति में अंग्रेज़ों द्वारा भेदभाव किया जाता था। साथ ही भारतीय सिपाहियों को जाति धार्मिक चिन्ह धारण करने से रोका गया था। इतना ही नहीं, एक कानून द्वारा सैनिकों को समुद्र पार सेवा करना अनिवार्य बनाया गया। इससे क्या हुआ, जो सैनिक थे वो अपनी धार्मिक समस्या, उनको अपनी धार्मिक जो उनका जो धार्मिक धर्म था उस पर उन्होंने एक चोट का अनुभव महसूस किया और वे असंतुष्ट हुए। दरअसल सैनिक भी नागरिक जीवन का ही एक हिस्सा थे। अतः ब्रिटिश नीतियों से जितने कृषक पीड़ित थे उतने ही सैनिक भी पीड़ित थे। इसलिए कृषक, जमींदार और ये जो जो एक बड़ा वर्ग था हमारे भारतीय समाज का, और जो सैनिक, ये सारे कारण थे जिनसे ये अंग्रेजी साम्राज्य से हमारी भारतीय समाज असंतुष्ट था। अब इसके तात्कालिक कारण एवं जो विद्रोह की शुरुआत वो देखेंगे वो कैसे हुई थी। तो क्या हुआ था इसमें कि विद्रोह का तात्कालिक कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस का एक मुद्दा था। पहली राइफल के कारतूस की खोल, इसमें एक खबर फैल गई थी कि राइफल की कारतूस है उसकी खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंची, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। ये राइफलें 1853 की राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। मार्च 1857 को 34वें रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट को गोली मार दी। इस घटना में लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया और 34वें रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 9 मई को सैनिकों ने राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। सैनिकों ने इसका काफ़ी विरोध किया, उन्होंने साफ मना कर दिया इसको यूज़ करने से। तो सैनिकों को 10 साल की इसके जो विरोध से सैनिकों को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इसके विरोध में भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया और उसके बाद इस विद्रोह का पूरे उत्तर भारत से लेके इस विद्रोह का विस्तार काफ़ी दूर दूर तक था। पहला दिल्ली देखते हैं। तो दिल्ली में इसका नेतृत्व मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र द्वारा किया गया था। ये प्रतीकात्मक थे। इनके जो वास्तविक नेता थे वो वक्त खां थे। इसका दमन जॉन निकोलसन, हडसन व लॉरेंस ने किया। इस विद्रोह में निकोलसन मारा गया। और लखनऊ, इसका नेतृत्व बेगम हज़रत महल कर रही थी। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश रेजिडेंट्स की रक्षा करते हुए मारा गया। इसका दमन कैंपबेल द्वारा मार्च 1858 में किया गया। और कानपुर, इसका नेतृत्व नाना साहिब द्वारा किया जा रहा था। इनके सहयोगी तात्या टोपे थे। इसका दमन कॉलिन कैंपबेल ने 1857 में किया। झांसी, तो झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया जा रहा था। इसका दमन ह्यूरोज ने 1850 में किया। तात्या टोपे ने ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की मदद की और गोरिल्ला युद्धों से अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया। मानसिंह ने तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें 1859 में फांसी दे दी गई। बिहार, इसका नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया जा रहा था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह जारी रखा। इसका दमन विलियम टेलर और विसेंट आयर द्वारा किया गया। इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में इनका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली द्वारा किया गया था और इसका दमन जेम्स नील द्वारा किया गया था। तो ये इसके विद्रोह की और इस विद्रोह की असफलता के कई कारण थे। विद्रोह का प्रसार सीमित, इसका जो पहला विद्रोह की जो विफलता का जो पहला कारण था वो यह था कि विद्रोह का प्रचार सीमित था, अतः ब्रिटिश सरकार को दमन में आसानी हुई। विद्रोहियों को सभी भारतीयों का समर्थन नहीं मिला। वस्तुतः तो बड़ी संख्या में भारतीय शासक जमींदार पद पर रहे, जबकि मध्यम वर्ग इस विद्रोह से अलग रहा। विद्रोह का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था और न ही कोई ऐसा अखिल भारतीय नेतृत्व उभर कर सामने आया जो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकजुट कर सके। अंग्रेज़ों को अपेक्षाकृत योग्य सैनिक कमांडर, आधुनिक अस्त्र शस्त्र, संचार सुविधाओं का लाभ मिला। तो साथ ही इस समय क्रीमिया युद्ध से खाली हुई
ब्रिटिश सेना भी भारत आ पहुंची। तो साथ ही इस समय जो क्रीमिया युद्ध से खाली हुई ब्रिटिश सेना भी भारत आ पहुंची, अतः विद्रोह को दबाने में आसानी हुई और अंग्रेज़ों की सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी। वहीं भारतीयों के पास जो परंपरागत हथियार होते हैं, भाला और तलवार, उसी से वो लोग लड़ाई कर रहे थे। तो ये इसकी असफलता के कारण थे। अब विद्रोह के परिणाम क्या क्या हुए? विद्रोह के परिणाम ये थे कि 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और अब ब्रिटिश सरकार का शासन प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हुआ। वस्तुतः 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीतियों में परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। अब भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। लंदन स्थित नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया गया और उसकी जगह भारतीय सचिव एवं उसके परिषद का गठन किया गया। इस तरह भारत में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 से चले आ रहे द्वैध शासन की भी समाप्ति हो गई और लंदन में भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह भारतीय सचिव ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रतिनिधि था। और विद्रोह के पश्चात सरकार ने घोषणा की कि ब्रिटिश राज भारत में अपने प्रदेशों का और विस्तार नहीं करेगा और देशी राज्यों के साथ सम्मान की नीति अपनाई जाएगी। इस तरह ब्रिटिश सरकार ने भारत में विलय विस्तार की नीति को त्याग देने की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने भारत के जो सांस्कृतिक सामाजिक मामले थे उसमें सक्रिय हस्तक्षेप की नीति त्याग दी और सुधारों के प्रति एक निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। और जो लास्ट था वो यह था कि भारतीय सैनिकों की संख्या को यूरोपीय सैनिकों की संख्या से संतुलित करने का प्रयास किया गया और सेना को विभिन्न क्षेत्र एवं जाति के आधार पर गठित करने का प्रयास हुआ। तो ये था 1857 की क्रांति। प्लीज़ आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।